नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। वोट बैंक क्यों बने हैं मुसलमान? जी हां, ये सवाल एक बार फिर से उठा है। दरअसल उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने यह मांग की है कि मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म हो जाना चाहिए। साक्षी महाराज ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो भारत में हैं। पाकिस्तान की जनसंख्या 32 करोड़, जबकि सिर्फ हिंदुस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या 20 करोड़ है। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज किस तरीके से एक बार फिर से अपनी बयानबाजी के जरिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन कुछ को उनकी बात अच्छी लग रही है और कुछ को सरदर्दी दे रही है। 32 करोड़ हो वो अल्पसंख्यक नहीं हो सकते। पाकिस्तान से दोहरी जनसंख्या है, अल्पसंख्यक नहीं हो सकते। देश का विभाजन हुआ तब 3 करोड़ के करीब थे और आज 32 करोड़ मायने रखते हैं। इसी में मेरी चिंता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता की है कि जमीन सिकुड़ती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है और जनसंख्या सुरसा की तरह वजन बढ़ाती चली जा रही है। अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर का यह दावा है कि 40 साल बाद मुस्लिम्स का नंबर 1 देश कौन बनेगा? भारत बनेगा। वर्तमान में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। मुस्लिम आबादी के मामले में दूसरा स्थान भारत ने पाया है। मुस्लिम आबादी के मामले में तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान और चौथे स्थान पर बांग्लादेश और 5वें स्थान पर आता है नाइजीरिया। 2060 तक भारत सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। 2060 तक भारत में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। यह आबादी भारत की कुल आबादी का 19.4% होगा, जबकि दुनिया की कुल मुस्लिम आबादी का 11.1%। 2060 तक पाकिस्तान में होगी करीब 28 करोड़ और 36 लाख मुस्लिम आबादी। 2060 तक नाइजीरिया की मुस्लिम आबादी 28 करोड़ 31 लाख हो जाएगी। मुस्लिम आबादी वाले देशों की सूची में तीसरे स्थान पर आ जाएगा। चौथे स्थान पर होगा इंडोनेशिया, जिसकी मुस्लिम आबादी 25 करोड़ 34 लाख होगी। यानी जो इंडोनेशिया नंबर 1 पर है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा और इस रिसर्च के मुताबिक भारत नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। अब देखिए, सवाल यह है कि इस सियासत में मुसलमान सियासत का शिकार कैसे बने। सियासत में आज भी मुसलमानों को वोट बैंक समझा जाता है। यूपी में यह माना जाता है कि हवा जिस तरफ, मुस्लिम वोट बैंक उस तरफ। मुस्लिम्स का वोट हासिल करने के लिए कुछ दल दूसरी पार्टीज के नाम से डराते भी हैं। यूपी में अब तक मुस्लिम वोट बैंक के दम पर ही सपा और बसपा की सरकारें बनी हैं। यहाँ तक कि 70 साल बाद भी मुसलमानों का नहीं हुआ विकास। मुस्लिम्स में शिक्षा और रोजगार के मामले में वो आज भी पीछे हैं, लेकिन जब बात पॉपुलेशन की आती है तो ये नंबर 1 पर हो जाते हैं, लेकिन शिक्षा रोजगार की बात आती है तो ये पीछे हो जाते हैं। विकास का क्या यही पैमाना है? अब देखिए, सवाल आपको बताते हैं कि मोदी सरकार मुस्लिम्स को कैसे आगे लेकर आई है। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं का दिल जीता। 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को मुस्लिम महिलाओं का भरपूर साथ मिला। केंद्र सरकार में आते ही पीएम मोदी ने अल्पसंख्यकों के लिए 5 करोड़ छात्रवृत्ति की घोषणा की। पीएम मोदी की कोशिश है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के एक हाथ में लैपटॉप हो और दूसरे में कुरान हो। इसीलिए मदरसों को अपग्रेड किया जा रहा है और मुख्यधारा में लाने के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस की शिक्षा भी दिए जाने की बात की जा रही है। सबसे ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला। हलाला जैसे मुद्दों के खिलाफ बीजेपी की सोच है, जिस हलाला के चलते न जाने कितनी ही महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते रहे। उनकी मंजूरी के बगैर भी उनको इस हलाला का हिस्सा बनना पड़ा। और चलिए अब आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि देखिए जो पहलू हैं उससे तो हमने आपको वाकिफ करा ही दिया। हमने आपको बताया कि किस तरीके से मौजूदा सरकार आगे जो मुस्लिम हैं उनके लिए काम कर रही है और अब तक क्या कुछ काम किए। इसके अलावा हमने आपको ये बताने की भी कोशिश की कि कितनी तेजी के साथ में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन भारत में बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। अब सवाल ये है
कि एक तरफ जहां इनके नाम पर राजनीति होती है, हमने इससे कुछ देर पहले न्यूज़ वन इंडिया की फेसबुक पेज पर भी एक लाइव किया था जिस पर हम इस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे थे, और उसमें हमने कहा कि जो कैटेगराइज किया जाता है, ये कैटेगराइज दरअसल पॉलिटिक्स में अपने सियासी फायदों के लिए किया गया, और आज भी वो जो कैटेगराइजेशन है उसके तहत ही इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ फायदा लिया जा रहा है। देखिए यही वजह है, मैं जब रिसर्च करी थी तो मैंने देखा कि सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में जो पवित्र मंदिर है हमारा संसद, वहां पर कितने सांसद हैं? 27 सांसद हैं कुल। 27 सांसद कुल मुस्लिम हैं। इससे पहले ये आंकड़ा 22 तक सिमटा हुआ था, इस बार ये आंकड़ा 2019 में बढ़ गया। तो सोचिए, एक तरफ जिनकी आबादी इतनी ज्यादा, उनका पार्टिसिपेशन कितना है? इतना सा। जहां पर उनका पार्टिसिपेशन कम होना चाहिए वहां पर पार्टिसिपेशन ज्यादा है, यानी पॉपुलेशन में जहां पार्टिसिपेशन कम होना चाहिए वहां पर इतना ज्यादा। विकास की अगर बात करते हैं तो जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही कम। राजनीति में जो पार्टिसिपेशन है वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे ज्यादा आगे मुसलमान कभी बढ़ ही नहीं पाया। क्यों? ये भी सवाल है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कमर अली प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में, मनोज तिवारी नेता कांग्रेस हमारे साथ में, सुनील सिंह हमारे साथ में नेता समाजवादी पार्टी है, अनिल मिश्र जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार है, स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ में, हाजी हसन अहमद मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ में है। तो शुरुआत हाजी हसन साहब के साथ कर लेते हैं। हाजी हसन साहब, आपने न जाने कितनी पार्टियों को वोट दिए होंगे जो आपके वोट बैंक पर अपना हक समझती हैं, जो आपको अपना समझती हैं सिर्फ वोट बैंक के लिहाज से, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम्स की जितनी पॉपुलेशन, क्या उतनी भागीदारी भी है देश के विकास में, देश की राजनीति में, या सिर्फ और सिर्फ आप मोहरा बनकर रह गए? हाजी हसन साहब, ये अगर सवाल अगर आप उठा रही हैं, जी बिल्कुल। देखिए, मुसलमानों का हक किसी राजनीति, जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारा हक सारी राजनीतिक पार्टियों पे और सारी राजनीतिक पार्टियों, हमारा हक भारतीय संविधान पे है। संविधान के दायरे में जो भी पार्टी जिस तरह से काम करती है वो हमारा हक है, हम उसके साथ हैं। और हिंदुस्तान की संविधान, हिंदुस्तान का आईन हमें आज़ादी देता है कि हम जिस पार्टी को चाहें उसको वोट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ कि कोई पेटेंट नहीं है, कोई किसी ने मुसलमानों का पेटेंट नहीं करा रखा है कि मुसलमान सिर्फ उसी को वोट करेंगे और उसी के लिए काम करेंगे। जो भी पार्टी हमारी जो बुनियादी मुश्किलें हैं उनके साथ खड़ी होगी, हम उनके साथ। याद होगा हाजी साहब, मैं आपको रोककर माफी के साथ में एक बात और ऐड ऑन करना चाह रही, क्योंकि आपने कहा कि आप पर किसी का हक नहीं है। यह हक कैसे है मैं आपको बताती हूँ। 2019 के चुनावों में आपने भी कई राजनेताओं के, बड़े बड़े राजनेताओं के मुंह से आपने सुना कि सारा मुस्लिम समाज एक साथ हो जाए। तो ये जो बातें की जाती हैं इसका क्या मकसद निकाला जाए? यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको अपना पेटेंट मानती हैं वो पार्टियां? नहीं, देखिए अभी आप देखिए, अभी जो वर्तमान में सरकार मौजूद है वो कहती है कि हिंदू एकजुट हो जाए, हिंदू जाग जाए, तरह तरह के नारे कि हिंदुओं का स्वाभिमान जागेगा तो ऐसा होगा। तो ये तो लोगों की अपने अपने सियासी नारे हैं, तो इनसे किसी कम्युनिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आज माइनॉरिटी दिवस है, आज हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा वो है कि माइनॉरिटी दिवस मनाया गया। हमारे सीएम ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया और वो किया, लेकिन इसमें भी लोगों ने अपनी अपनी सियासत खोज ली। देखिए, जिस तरह से आंकड़े आपने अभी पेश किए तो हमें इस पे एतराज है। जो आंकड़े हैं वो हकीकत ये कि जिस तरह से इस वक्त हिंदुस्तान में औरतों की प्रजनन क्षमता, फीमेल की प्रजनन क्षमता है, उसमें जो मुसलमानों की और प्रजनन क्षमता है उसमें बहुत भारी गिरावट आई है। किस तरह से कहा जा रहा है, आप इंडोनेशिया और पाकिस्तान जिसकी आबादी हमारे एक सूबे के बराबर है, उससे आप हमारा कंपैरिजन हिंदुस्तान का कैसे कर सकती है? पाकिस्तान की आबादी से और हिंदुस्तान की आबादी से कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इसके जो एक सूबे के बराबर भी नहीं है, इंडोनेशिया, जकार्ता, जो जहां की जो और जहां की बात हो रही है, उनका हजम देखना चाहिए, उनका साइज देखना चाहिए, उनकी पॉपुलेशन कुछ है ही नहीं वो। तो उनकी कैसे? हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक सपना दिखाया था कि एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा, और उस दिशा में काम करना शुरू किया था। लेकिन अभी तक वो भी एक घोषणा ही रही है, उसमें ठोस जमीनी काम नहीं हुआ। हमारे सीएम साहब ने भी माइनॉरिटी के लिए तरह तरह की योजनाएं लेके आए,
लेकिन नौकरशाही या पता नहीं कौन सा वो है कि अड़ंगा लगा हुआ है कि मुसलमानों की तरक्की रुकी हुई। मतलब आपको ये एतबार है कि मौजूदा सरकार आपके हित में कार्य कर रही है। क्या वजह है? बिल्कुल, सरकार ने संविधान की शपथ ली है, इसमें जाति, धर्म, वर्ण किसी का कोई भेदभाव नहीं करती। आप जिस पार्टी की बात कर रहे थे कि और भी पार्टियां हैं जो कहते हैं कि हिंदू एकजुट हो जाए, तो जाहिर सी बात है आपका वो इशारा किस तरफ था वो भी बखूबी जनता भी समझ रही है और हम भी आपके उस इशारों को समझ रहे हैं। तो आप भी इस बात को मानते हैं कि आपका राजनीतिक इस्तेमाल होता रहा, ये राजनीतिक इस्तेमाल हुआ ना, इस्तेमाल हिंदुस्तानियों का होता रहा है बार बार राजनीतिक पार्टियां तमाम हिंदुस्तानियों का धर्म और मजहब के नाम पे अगर सभी हिंदुस्तानी तो फिर रिजर्वेशन, वो चाहे अल्पसंख्यक का हो, SC ST का हो, OBC का हो, फिर रिजर्वेशन ही खत्म हो जाना चाहिए। फिर जाति धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। जब तक हम इस जाति चलिए आप पानी पी लीजिए, हाजी साहब मैं आपके पास में आती हूँ। कमर अली साहब, एक तरफ आप इनके हित की बात करते हैं, एक तरफ आपके साक्षी महाराज जी कहते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग को ही खत्म कर देना चाहिए। ये अल्पसंख्यक वर्ग क्यों हो जब इनकी पॉपुलेशन तेजी के साथ बढ़ती जा रही है? कमर अली साहब आवाज पहुंच रही है? क्योंकि आपकी आवाज नहीं पहुंच रही आप हम तक। मेरी आवाज मिल रही पूजा जी? अब मिल रही है आपकी आवाज। सवाल सुन पाए आप मेरा कमर अली साहब? जी जी, मैंने आपका सवाल सुन लिया, जवाब सुनिएगा। जब ये मुल्क आजाद हुआ, क्योंकि हिंदुस्तानियों का ये मुल्क था और मुसलमान भाइयों ने यहाँ अपने हिंदू भाई को ही लीडर माना और उनकी सरपरस्ती को चुना, उसी की बदौलत जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे। लगातार जो भी प्रधानमंत्री रहे, मुसलमानों ने अपना नेता सिर्फ हिंदू भाई को माना। और आपने देखा कांग्रेस ने उस वोट बैंक के हासिल करके लगभग 65 साल तक केंद्र साल में राज किया। केंद्र सरकार उनकी स्थापित रही। उसके बाद आपने देखा एक सच्चर कमेटी उन्होंने बनाई, और सच्चर कमेटी बनाने की क्या जरूरत थी अगर आपने काम किया होता। उन सच्चर कमेटी ने यह दर्शाया कि आजादी के बाद से जो मुसलमानों की स्थिति हुई है वो हम दर्शा रहे हैं कि दलित से बुरी है। आपने राज किया, आपने वोट बैंक लिया, मुसलमानों ने आपको बड़ा भाई माना, आपकी सरपरस्ती हमने चुनी और एक सच्चर कमेटी बनाते हैं। और सच्चर कमेटी में आप ये दर्शाते हैं कि जो मुसलमान की स्थिति है वो आज की तारीख में दलित से बदतर है। दलित से बदतर ये हो, चाहे मोटरसाइकिल का काम हो, चाहे धोबी का काम हो, चाहे नाई का काम हो, चाहे मोटरसाइकिल का काम हो, चाहे पंचर बनाने का काम हो। उस स्थिति में कांग्रेस ने मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को पहुंचाने का काम किया। फिर आपने ये देखा कि उन्होंने कहा कि जब हिंदू भाई को हमें चुनना है तो एक अटल जी को चुना, और अटल जी ने आपने देखिए अल्पसंख्यक मुसलमानों ने कितना अच्छा किया। जो वीजा खोला, अल्पसंख्यकों को बहुत फायदा मिला, जिससे आप जानती है आर्थिक स्थिति मुसलमानों की बहुत सुधरी और उनके बच्चे हाई एजुकेशन में आने लगे। एक ही अटल जी के बाद जो था परिवर्तन आना चालू हुआ। उन्होंने दर्जा देने की कोशिश की अटल जी ने, कंधे से कंधा मिला के लेके चले। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये नहीं है कमर अली साहब, उसके बाद मेरा सवाल आप सारी बातें बताइए, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि अल्पसंख्यक जिस दर्जे की बात आप कर रहे हैं, क्या वो अल्पसंख्यक दर्जा खत्म हो जाना चाहिए? क्या आज इस अल्पसंख्यक दर्जे की जरूरत नहीं है? 2014 में जब भाई नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें सबका साथ सबका विकास चाहिए, सबका साथ भी सबका विकास होगा, उन्होंने हर जाति हर बंधन को तोड़ा। फिर उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को सिर्फ छला गया है, उनको वोट बैंक समझा गया है। हम ये चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान शरीफ हो और एक हाथ में लैपटॉप हो। आप ये कहते हैं कि जब तक इनको ये अल्पसंख्यक कैटेगरी में रखा जाएगा, इनका राजनीतिक इस्तेमाल होता रहेगा, इस दर्जे से बाहर निकल जाना चाहिए क्या? उन्होंने पूजा जी देखिए पूरी बात को आने दीजिए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा, उसके बाद आपने देखा कि मुस्लिम जो अल्पसंख्यक था उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी भाई को चुना। मेरा सवाल ये तो जनता जानेगी कि आपने क्या दिया, क्या कहा, क्या नहीं कहा, वो जनता पर छोड़ दीजिए। सबके लिए बनाई, ठीक है, आपने जो किया वो जनता जान रही है। मेरा सवाल अभी वो नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या अल्पसंख्यक दर्जा ले लिया जाएगा तो ये समान विकास और विश्वास सब पैदा हो जाएगा? ये अल्पसंख्यक दर्जा ही सबसे बड़ी वजह है क्या उनके विकास में? एक चीज मैं आपको बताऊं,
कोई व्यक्तिगत बयान देता है उसका पार्टी से लेना देना कोई नहीं है। नहीं, मैं पहली बात तो आप ये समझ जा ही नहीं रही, मैं उनके बयान पर जा ही नहीं रहा। अब हम एक वृहद चर्चा कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या अगर उनके पास से ये अल्पसंख्यक दर्जे का मतलब है उनको अपना वोट बैंक समझना, क्योंकि आपने भी शुरुआत इसी बात से की कि कांग्रेस ने सच्चर कमेटी लाकर फिर इनको अल्पसंख्यक वर्ग में लाकर रख दिया और इस तरीके से ये वोट बैंक का हिस्सा बन गए। तो क्या ये वोट बैंक खत्म हो जाएगा इस तरीके से अगर आप इस अल्पसंख्यक दर्जे से इनको बाहर निकलते हो, विकास इनके पास पहुंचेगा? क्या सबसे बड़ा रोड़ा ये दर्जा है उनके लिए? आपकी बात का मैं जवाब देता हूं। अल्पसंख्यक को वोट बैंक समझा गया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी कहते, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते, हमारी पार्टी कहती, और मैं भी ये कह रहा हूं। अल्पसंख्यक को वोट बैंक नहीं समझना चाहिए, उनको भारतीय समझना चाहिए, उनको हिस्सेदारी देना चाहिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। मतलब आप भी ये बात कह रहे हैं कि जब ये दर्जा, ये जो ठप्पा लगा है अल्पसंख्यक का, ये हट जाएगा तो आप भी कह रहे हैं कि मुख्य धारा में आ जाएगा मुसलमान देश का, यही कह रहे हैं? देखिए सुनील सिंह जी, मैं आ रही हूँ। सुनील सिंह जी, ये ठप्पा आप जैसे राजनीतिक लोगों की वजह से अब तक बरकरार है, क्योंकि आप लोगों की राजनीति इस पर टिके में आती है तो राष्ट्रहित में बनाती है। कमल अली साहब, मैं आती हूँ ना, मेरा सवाल का जवाब आपसे मिल गया, मैं अब आपके पास वापस लौटती हूँ। सुनील सिंह जी, ये ठप्पा लगा हुआ है आप जैसे लोगों की राजनीति, क्योंकि इसी बहाने चल रही है, ऐसा ही है क्या? सुनील सिंह जी, समाजवादी पार्टी। जी पूजा जी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, इन दोनों लोगों के आपसी विचारों में भी बड़ा असामंजस्यता है। पहले तो ये स्पष्ट करें कि क्या साक्षी महाराज के बयान से ये पूरी तरह से सहमत हैं या असहमत हैं? अगर ये सहमत हैं तो कोई बात नहीं, अगर असहमत हैं तो क्या साक्षी महाराज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करने जा रही है? पहली बात। दूसरी बात, पूजा जी, आज विश्व अल्पसंख्यक दिवस है और साक्षी महाराज कहते हैं कि अल्पसंख्यक का जो अधिकार है और अल्पसंख्यक का जो दर्जा है वो दर्जा समाप्त कर देना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी यह दर्जा नहीं समाप्त कर सकती है, न साक्षी महाराज जी। मेरा सवाल अभी फिलहाल ये है नहीं कि ये कर सकती है कि नहीं कर सकती। मेरा सवाल ये है कि विशेष दर्जा देकर भी कितना विकास हो पाया है मुसलमान भाई बहनों का हमारे? आज भी देश में कितनी भागीदारी है? 27 सांसद कुल हैं पूजा जी, कुल 27 सांसद जीत कर जाते हैं। कितनी पार्टियां दे रही हैं? इसका मतलब कितनी पार्टियों ने दे दिया उनको मौका? मेरे सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। मेरा सवाल ये है कि क्या ये दर्जा देकर बेड़ियां बांध दी गई हैं और वो सिर्फ वोट बैंक का हिस्सा बन गए? पूजा जी, ये जो जब से ये देश आजाद हुआ है तब से इस देश पे हुकूमत कौन किया है? कुछ समय तक मतलब कांग्रेस जिम्मेदार है इसके लिए? मेरी बात सुनिए पूजा जी, 1 मिनट 30 सेकंड का समय लूंगा आपसे। जो आपका प्रश्न है कि अल्पसंख्यक का दर्जा देकर के इनके पैर में बेड़ी बांध गई, अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, लेकिन अभी भी सच्चर कमेटी यह बताती है, तमाम कमेटियां यह बताती हैं, कमेटी पे नहीं जा रही, मैं इतिहास पर नहीं जा रही, मैं करंट सिचुएशन में बात करूंगी। मैं करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूं। क्या अल्पसंख्यक समाज का, क्या मुस्लिम समाज की दशा और दिशा सुधरी है क्या? तो यही तो बड़ा मसला है ना, यही तो बड़ा मसला है ना अनिल जी, यही तो बड़ा मसला है कि आपने उनको विशेष दर्जा दे दिया। विशेष दर्जा किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोगों को इसलिए दिया जाता है ताकि उनको मजबूती में लेकर आया जा सके। लेकिन मजबूत करना कौन चाहता है? क्योंकि जब तक पैर में बेड़ियां रहेंगी तब तक वो कमजोर रहेगा, जब तक वो कमजोर रहेगा तब तक इनका वोट बैंक रहेगा। अरे आप आपके पास अनिल जी, राजनीति में ये एक नीति अपनाई गई शुरू से, भारत का ये दुर्भाग्य रहा। और भारत में चाहे अल्पसंख्यक को ले ले या आप हमारे यहाँ जो SC ST हैं उनका भी अगर आप दशा और दिशा देखें तो जो ये एक विशेष दर्जा कहें या रिजर्वेशन कहें, जिन भी नीतियों के तहत उनको अलग कैटेगरी में रख के जो सुविधा देने की बात कही गई, उसका फायदा जो मिलना चाहिए फायदा तो नहीं मिला, बल्कि उसका नुकसान उनको हुआ। अगर आप शुरू से आजादी के बाद से अभी तक देखें तो मुसलमानों को लेकर एक जिस तरह से आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया था उन नीतियों के तहत, उन नीतियों का उपयोग केवल और केवल नेता या राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जेबें भरने और अपना वोट बैंक बनाने में किया है। और इसमें मैं बड़े खुल के कहता हूं कि जितना राजनीतिक पार्टियों ने किया उससे ज्यादा कहीं मुस्लिम भाइयों, चूंकि बात मुस्लिम भाइयों की हो रही, तो मुस्लिम भाइयों के जो अग्रणी नेता थे वो किसी भी पार्टी
पार्टी से मिले रहे हो, तो उन्होंने इसमें एक बड़ा रोल प्ले किया है। और मुसलमानों को वोट बैंक बनाने का जो एक आज ये दृश्य देखने को मिल रहा है या पिछला हमारा अनुभव है, उसमें सबसे बड़ा रोल रहा वो जो मुसलमानों भाइयों के अग्रणी नेता रहे। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन एक दौर वो भी था कि दिल्ली की साहब जामा मस्जिद से फरमान जारी किया जाने लगा था पूरे देश के लिए कि किस पार्टी को वोट देना है, किस पार्टी को नहीं देना है। तो जब किसी भी चाहे आप जाति कह लें या धर्म कह लें या समाज, जब वहां इस तरह के अगर फरमान जारी किए जाएंगे, तो वो अगर वहां कहा जाए लोकतंत्र है या वहां कहा जाए कि उस वर्ग में, उस समुदाय में कहीं एक चेतना जागृत हुई है, तो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जहां अन्य सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसका दुरुपयोग किया है, जिसका खामियाजा मुस्लिम भाई भुगत रहे हैं, वहीं मैं 1 मिनट में बस थोड़ा समय लूंगा कि आज की वर्तमान सरकार में जिनके प्रवक्ता भाजपा के भी बैठे हैं और जिन्होंने बयान दिया है साक्ष्य में, देखिए उस पार्टी की ये बहुत सोची समझी रणनीति होती है। वो हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई ऐसा मुद्दा जरूर उठाएगी जिसमें हिंदू मुस्लिम जरूर हो जाए। और मैं आपको बताऊं कि मोदी जी हैं, उनकी नीतियां, उनका जो स्टेटमेंट होता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ऊपर से वो बोलते हैं लेकिन नीचे से उनके सांसद हो, एक ये सांसद हैं, भोपाल से सांसद हैं, या इस तरह के बहुत से सांसद और मंत्री जब बयानबाजी देते हैं, मतलब अनिल जी कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। मैं आ रही हूँ क्योंकि अभी ब्रेक पर जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि बाकी सब लोगों को एक बार मौका मिल जाए। चक्रपाणी महाराज भी लगातार मेरे सामने। चक्रपाणी महाराज जी, क्या होना चाहिए? क्या ये जो विशेष दर्जा दिया हुआ है ये वापस लिया जाना चाहिए, तभी देश के मुस्लिम का विकास हो सकता है? देखिए पूजा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद अल्पसंख्यक के नाम पे जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण सभी राजनीतिक पार्टियों ने किया और उसका मुसलमानों के वोट बैंक के रूप में प्रस्तुत किया, ये सब पूरा जग जाहिर है। और अभी अनिल मिश्रा जी के मैं बात से सहमत हूं कि मुस्लिमों में कई ऐसे जो शीर्ष नेतृत्व था, वो जानबूझ करके जिस प्रकार से लोकतंत्र में मुस्लिमों को एक भीड़ तंत्र बना करके जिस तरीके से इस्तेमाल किया मुसलमानों के वोट का, निश्चित रूप से वो दोषी है और वही दोषी है और उन्हीं को माना जाना चाहिए। और एक बात है कि जो साक्षी महाराज जी ने जो बयान दिया है, उनका मतलब भी यही है। मैं तो समर्थन करता हूं कि बिल्कुल अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म करना चाहिए, क्योंकि 7 से 8 प्रदेश ऐसे हैं जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है, हिंदुओं की संख्या बहुत कम है, लेकिन वहां पे उनको अल्पसंख्यक की दर्जा सुविधाएं आज तक नहीं मिली। लेकिन पूरे देश में जिस प्रकार से मुस्लिमों को अल्पसंख्यक के नाम पे तुष्टीकरण की जाती है, उनको व्यवस्थाएं दी जाती है, उनका महिमा मंडित की जाती है, निश्चित रूप से ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए लोकतंत्र में, और सबको जो अगर जो कानून है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि केरल में अगर हिंदू कम है तो उसको हम लोग अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं देंगे, उनको सुविधाएं नहीं देंगे। अगर तमिलनाडु में हिंदू कम है तो उसको नहीं देंगे, अगर और भी आंध्र प्रदेश में हिंदू या तेलंगाना में कम है तो उसको नहीं देंगे, पौंडीचेरी में कम है तो सवाल इस बात का सिर्फ अल्पसंख्यक का मतलब जिस प्रकार से मुसलमान हो गया है, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जरा बताइए कि जिस देश में 32 करोड़ मुसलमान है, जिस देश में पूरी सुविधाएं संसाधनों पे प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि सबसे पहला अधिकार संसाधनों पे मुसलमानों का होगा, यानी अल्पसंख्यकों का होगा, मतलब मुसलमानों का होगा। तो जहां पे इस तरह की राजनीति होगी, निश्चित रूप से वो लोकतंत्र के लिए खतरा है, वो स्वस्थ लोकतंत्र नहीं होगा। इसलिए हसन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है हसन साहब? देखिए, पहली चीज तो चक्रपाणी महाराज ने बता दिया कि अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान। ये भूल गए कि पारसी, जैन, बौद्ध, ईसाई और भी बहुत से लोग अल्पसंख्यक में आते हैं। दर्जा तो आपने अल्पसंख्यक का दे रखा है, सुविधाओं के नाम पे क्या है इसकी? क्या आपने सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू किया? क्या रंगनाथ मिश्रा कमेटी की सिफारिशें लागू की गई? तो सिर्फ बयानवीर, सिर्फ हमारे यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ बयानवीर है कि दर्जा, सिर्फ दर्जा। आप भूल गए पारसी, आप भूल गए जैन, आपकी दुश्मनी सिर्फ मुसलमानों से है। आप कहिए कि मुसलमानों से अल्पसंख्यक का दर्जा वापस लेना चाहिए। आप अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म करने वाले बात करने वाले कौन होते हैं? चक्रपाणी महाराज जी, कौन होते हैं आप लोग? बिल्कुल खत्म होना चाहिए। आप किस तरह से ये बात कर सकते हैं? देश में 32 करोड़ है, आखिर जिन भाई कौन सी नेतागिरी है आपकी?
ये कौन सी, ये आप भी वही साक्षी महाराज वाली पार्टी लाइन है। आपको अगर मुसलमानों से दुश्मनी है तो कहिए कि हाँ मुसलमान विरोधी है, आप कहिए किसने रोका है आपको, कौन रोकता है? साक्षी महाराज जो बार बार एक नया शगुफा लेके आते हैं, जिन्होंने संविधान की शपथ ली हुई है, क्या मखौल बना के रख दिया संविधान का आप लोगों ने कि आपकी आस्था आपके साथ है, लेकिन आप किसी दूसरे के साथ इंटरफेयर कैसे कर सकते हैं? आप हिंदुस्तान में तब तक आजाद हैं, वहीं तक आपकी आजादी है जहां से दूसरे की हितों में आप दखल नहीं दे रहे। तो आप ये किस तरह से कह सकते हैं? आपकी दुश्मनी मुसलमानों से है तो कहिए कि हाँ हमें मुसलमानों से परेशानी है। सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, सरकार आपकी है। आपका आज जो लड़ाई हो रही है, सब कह रहे हैं कि उसकी जड़ में आप हैं। आपने ये मौका दिया, आपने देश को बांटने का काम किया। मनोज तिवारी, मनोज तिवारी जी हैं क्या हमारे साथ? जी बोलिए। मनोज तिवारी जी, ये लड़ाई जो आप देख रहे हैं, सब कह रहे हैं कि इसकी जड़ कांग्रेस है, सब कांग्रेस का किया धरा है। देखिए, जो लोग ये बात कह रहे हैं उनको ये बात समझना चाहिए कि आज भारत की जो परिस्थितियां हैं, जो आज विकसित भारत है, वो निश्चित रूप से कांग्रेस की ही देन है। अब रही बात इन लोगों के अल्पसंख्यक की, साक्षी महाराज जी का बयान है, साक्षी महाराज जी के बयान से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। उसका कारण है, अल्पसंख्यक का मतलब ये कदापि भी नहीं होता है कि वो खास किसी मुस्लिम वर्ग के लिए कहा गया हो। अल्पसंख्यक वो है इस देश में जो संख्या बल के आधार पर उनकी संख्या कम है और उस सुविधाओं से वंचित है। लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग में बाकी और जो धर्म है उनकी बात कौन करता है? जब अल्पसंख्यक, आप अल्पसंख्यक आप भी ईमानदारी से जानते हैं मनोज तिवारी जी, अगर ये शब्द में कहूँ अल्पसंख्यक तो सबके जहन में सबसे पहले एक धर्म के लोग आएंगे और वो है हमारे मुस्लिम भाई। सुनिए पूजा जी, और वो आपकी वजह से 1947 में जब आजाद हुआ था तो 1947 में देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे उनकी परिस्थितियां क्या थी और आज क्या परिस्थितियां हैं। अगर राजनीति से हटकर देखा जाए तो निश्चित रूप से सर्व समुदाय का विकास हुआ है और उस विकास का जवाब दे रहे हैं कमर अली। जो कमेटियां बनी, जो लोगों को जिस आधार पर मानक तय किए गए, मनोज तिवारी की बात का जवाब दे रहे हैं कमर अली। सरकार के द्वारा सुविधाएं प्रदान की गई। पहली चीज तो इनको ये नहीं मालूम है विकासशील देश है, विकसित देश नहीं बना पाई है। सन 1947 के बाद जो है बहुत से मुल्क आजाद हुए। अरे महोदय, जब आप बोल रहे विकसित देश है और आपने इसे जो है विकासशील रखा है। के बाद अगर आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो पूरी ईमानदारी से आप भी नहीं बना पाए। कमर अली साहब, विकसित बनाने के लिए अभी आपको भी बड़ी कमर कसकर काम करना है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको आरक्षित श्रेणी में रखा हुआ है। किसानों का आंदोलन उत्थान पर है। इस समय में इस तरीके के बयान दिलवा करके क्यों नहीं बनाया? समस्याएं हैं, इन समस्याओं से जोड़ना है। आप सभी बने रहिए मेरे साथ में, लगातार हमारे साथ तमाम मेहमान बने और सभी बने रहेगा हमारे साथ में, जनता भी जुड़ी रहे, तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने। हाजी हसन साहब, लोगों की बातों पर आपको एतराज बहुत है, लेकिन खुद भी आपको इस बात का जरूर इल्म है कि आपका राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस बात को मानने में तकलीफ क्यों है? हाजी हसन साहब, देखिए, अगर कांग्रेस ने सबका ही, देखिए पहली बात मैं शुरू कर रहा हूं कि अगर कांग्रेस इतनी ही अच्छी होती, मुसलमानों की इतनी ही तैशी होती, तो आज विपक्ष में इस हालत में ना होती। तो अच्छी कौन है? समाजवादी पार्टी। इसे सबका साथ सबका विकास इनकी भी पॉलिसी होती तो नहीं। अगर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि अल्पसंख्यक का दर्जा दिया, ये किया, तो अगर इतनी अच्छी इनकी नीतियां होती तो ये आज विपक्ष में न बैठे होते। और रही बात कमर अली साहब की, देखिए समाजवादी पार्टी, बसपा, ये सब समाजवादी पार्टी खुद यादव मुस्लिम गठजोड़ करके एक सूबे में सरकार बनाने में कामयाब रही। या मुझे कहते हुए बिल्कुल एतराज नहीं है कि बसपा ने भी यही रणनीति अपनाई, लेकिन
इसका नतीजा यही है, अगर ये सब पार्टियां इतनी अच्छी तरीके से विकास कर रही होती तो आज अपने वजूद को बचाने के लिए संघर्ष न कर रही होती। तो यही बात मैं वर्तमान सरकार से भी कहना चाहता हूं कि देखिए, पुरानी सरकारों से आप नजीर लीजिए, मतलब आप खुद ये बात मान रहे हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग इसलिए का हमें दर्जा सबका मिलकर आपको साथ कुछ नहीं सबका मिला। विकास करना ही होगा। हसन साहब, इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक विशेष दर्जा देकर आपको कुछ नहीं मिला। आखिर देखिए, बिल्कुल नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। क्यों सिर्फ इस दर्जा बोझा ही को ढो दिया रहे हैं? गया, फिर इस दर्जे बोझा के को साथ क्यों जो ढो रहे हैं अपने सहूलतें दी कंधों पर? जानी थी वो नहीं दी गई। तो फिर क्यों लेकिन बोझा ढो रहे हैं? फिर क्यों अल्पसंख्यक का दर्जा समाजवादी पार्टी सिर्फ का एक ठप्पा मुसलमानों और के नाम बसपा का नहीं है, ठप्पा और कांग्रेस का इसमें ठप्पा और लगाए भी घूम बहुत रहे हैं से आप लोग अपने हैं। ऊपर। नहीं, बिल्कुल नहीं ठप्पा लगा है। आज तो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुस्लिम बहनों का साथ हमें मिला है तब हम सरकार में हैं, 40 आधी आबादी ने हमारा साथ दिया है, तो कहां ठप्पा लगा हुआ है? हाँ, वो तो कहते हैं कि भाजपा में सबसे ज्यादा वोट जो है हमें मुस्लिम महिलाओं ने दिया है तब हमारी सरकार बनी है। तो कमर अली साहब से भी मेरा ये निवेदन है कि इतिहास की गाथाएं न सुनाए, वर्तमान में क्या कर रहे हैं वो पॉलिसी बताए। तो और साक्षी महाराज जैसे जहरीले नेताओं के ऊपर किस तरह से आप कार्रवाई कर रहे हैं वो भी बाकी दिखाएं। पार्टी के मुकाबले बीजेपी आपकी ज्यादा हितैषी है, इसीलिए आप उनके हैं। देखिए, कोई भी पार्टी किसी जाति धर्म वर्ग विशेष की हितैषी नहीं है। ये अपनी पॉलिटिक्स देखते हैं। इनकी सरकार में, इनकी सरकार जिस गठजोड़ से बन रही है उसके लिए ये वर्तमान में तैयार है। कंधे पर क्यों ढो रहे हैं इस बोझे को, जो बोझा सिर्फ आपको वोट बैंक देखने के लिए इन पार्टियों को मजबूर कर देता है? क्यों आपको अलग से लोगों को स्पेसिफिकली बोलना पड़ता है? मुस्लिम भाई क्यों बोलना पड़ता है? देश में ये बंटवारा क्यों हो रहा है? आप क्यों नहीं पहल करते? नहीं, कोई बुराई है अगर मुस्लिम भाई बोला जाए तो क्या बुराई है? यानी आज ये नैरेटिव बन गया है कि अगर मुसलमानों को मुस्लिम भाई बोला जाए तो भी बुराई हो गई, अगर जैन को जैन भाई बोला जाए, बौद्ध भाई बोला जाए। देखिए, आज जो मुस्लिम अल्पसंख्यक आयोग है उसके चेयरमैन कौन है? उसके चेयरमैन कौन है? उसके अध्यक्ष कौन है? उसके उपाध्यक्ष कौन है? अगर आप ये देखा जाए, देखिए इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे मीडिया का भी रहा है कि जिसमें हिंदुस्तानी क्यों नहीं कहते सबको। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में बोलूं, हाजी हसन जी माने या ना माने, लेकिन मैं कमर अली साहब और हाजी हसन दोनों को बोलना चाहता हूं। हाजी हसन साहब, जो आप कह रहे हैं अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा सरकार ने दिया, किन कारणों से दिया, कैसे दिया, कितना राजनीतिक फायदा, वो अलग बात है। लेकिन मैं फिर से एक बार पुनः दोहराता हूं कि अगर उस फायदे का सही जगहों तक पहुंच गया होता, या आपके जो मुस्लिम तबके के जो नेता कह लीजिए या अगुआ थे या बुजुर्ग थे, समझदार थे, अगर उसका 50% भी मुस्लिम समाज के हित में लगा दिए होते तो आज निश्चित रूप से मुस्लिम समाज भी आगे पायदान पर खड़ा होता। बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। अल्पसंख्यक वर्ग के तहत ही मदरसों से लेकर कितनी तरह की योजनाएं आपके लिए केंद्र सरकार ने चलाई, वो कोई भी सरकार रही हो। लेकिन आज हालात क्या है? मदरसों में जब जांच शुरू हुई, आज से नहीं पिछले 50 सालों से किस तरह भ्रष्टाचार कह लें या लूट कर लें, मतलब उसकी लिमिट क्रॉस हो गई है। मदरसों एक नहीं, हजारों मदरसों के नाम जो ऑन पेपर हैं, जहां बच्चों को शिक्षा छोड़िए वो जगह ढूंढने पे नहीं मिली। तो इसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ा। तो जिसका आज ये है, सारा दोष सरकार पर अगर दे दिया जाए तो मैं नहीं समझता, जैसे जिन्ना ने, उसका मैं जवाब देता हूं, जैसे जिन्ना ने मुसलमानों के देश के नाम पर एक अलग देश बनाने की डिमांड की थी और भारत का बंटवारा किया था, ठीक उसी तरह मैं बार बार कह रहा हूं, मुस्लिम समाज के बड़े तबके, मैं फिर नाम नहीं लूंगा, नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि वो एक अलग विवाद पैदा हो जाएगा, लेकिन मुस्लिम समाज के नेताओं ने, जो बड़े नेता थे, उन्होंने अपने वर्ग को बिल्कुल अलग करके एक नई सोच, नई मुहिम के तहत उनको एक, आप ये बोले कि भीड़ तंत्र बना के अपने बक्से में कैद किया, जहां से ये ओट तंत्र बन गया। ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा। उसके बाद लेकिन आज मैं फिर कहता हूं कि आज सरकार बनी है, मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जब उन्होंने 2019 में जोड़ा, सुन के बहुत अच्छा लगा। तलाक पर उन्होंने कानून लाया, निश्चित रूप से सराहनीय है। लेकिन 2014 का चुनाव देख लें और 2019 का चुनाव देख लें, जो भाजपा इस वक्त विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव नहीं लड़ाया गया। यह बात मैं इसलिए उठा रहा हूं कि सदन में जब तक किसी भी जात या वर्ग का
एक निश्चित अनुपात में उनके लोक प्रतिनिधि के रूप में नहीं बैठे होंगे तो फिर उनके साथ अन्याय होना ही होना है। इसीलिए महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, इसीलिए SC ST दिया जा रहा है, सबको सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि उनका एक प्रतिनिधि वहां बैठा हो और अपनी आवाज उठाए। तो मैं इस पार्टी पर भी आरोप लगाता हूं कि अपनी सोच, कहने, बोलने और कथनी और करनी में अंतर जो है उसको हटाए, जिससे समाज आगे बढ़े। हाँ जी हसन साहब, क्या बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही मेरा कहना है कि ये ऐलान कर देना कि हमें सबका साथ सबका विकास, आधी आबादी आपके साथ थी, आपने कितने % का प्रतिनिधित्व दिया? एक भी नहीं, 0। आपके पास जो 2 चेहरे हैं, जो वर्तमान में 2 चेहरे हैं, उनका भी पब्लिक रिलेशन कुछ है ही नहीं, यानी कम्युनिटी से जुड़ाव कुछ है ही नहीं, वो भाजपा के नेता कहे जाते हैं। तो कमर अली साहब, आपके नेता जब तक इस तरह के जहरीले बयानबाजी करते रहेंगे तब तक आप सबका विश्वास नहीं जीत सकते, और इस तरह की बात के लिए आपको उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो कि पिछली बार बार देखा जाता है कि हमारे साक्षी महाराज हर बार एक नए मुद्दे के साथ, जहरीले बोल के साथ चले आते हैं। पूजा जी देखिए, पूजा जी मैं आप एक तो हमारी सुनील सिंह जी, कमर अली और मनोज तिवारी, हम कहां से साथ देंगे, हम कहां से साथ दें? चक्रपाणी जी मैं बोलूं? हाँ जी पूजा जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, अभी इन्होंने कहा कि चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उन लोगों ने मुसलमानों पे ध्यान नहीं दिया, जैसे हाजी साहब ने कहा। देखो सुनील सिंह जी बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, में बड़ा सम्मान करता हूं। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जब भी समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, उसमें उत्तर प्रदेश के खास तौर से अल्पसंख्यक के नाम से मुसलमानों ने जितना मलाई काटने का काम किया, इनके नेताओं ने जितना मलाई काटा, बल्कि हिंदुओं की उपेक्षा की गई। और देखिए उसके बावजूद भी इस तरह की बातें बोल रहे हैं। अगर ये अल्पसंख्यक को देखना है तो पाकिस्तान में जाके देखिए, वहां हिंदुओं के साथ क्या अन्याय हो रहा है, वहां पे और अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है। उनको हम भारत में रहते हैं, हम भारतीय हैं, हम भारतीय संविधान के दायरे में रहते हैं। पाकिस्तान में आप देखिए, क्योंकि अगर आपको शौक है तो पाकिस्तान में देखिए, उसके लिए खेल है, लेकिन उसके लिए वो है। तो आप पाकिस्तान का कंपैरिजन हिंदुस्तान में कैसे कर सकती है? आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की जो हालत है वो हालत आप हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों की करना चाहते हैं? ये आपकी मंशा है। अरे पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, हमें पाकिस्तान से क्या मतलब? आपको लेना देना होगा पाकिस्तान से, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। हम भारतीय हैं, आपके नाम का ठप्पा लगा होना भारत की भूमि में लिए घातक साबित हो रहा है और इसी मिट्टी में मिल विकास का रोड़ा है। हमें पाकिस्तान और पाकिस्तान की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को थोड़ा बात किया जाए, मुद्दों पे बात किया जाए। सुनील जी की आवाज नहीं आ रही। सुनील सिंह जी जी आवाज आ रही है? पूजा जी हाँ आ रही है, जवाब दीजिएगा। देखिए अभी चक्रपाणी जी की बात को भी हम सुन रहे थे। चक्रपाणी जी की मजबूरी है, ये बात बोलना उनकी मजबूरी है। दूसरी बात, क्या मजबूरी है चक्रपाणी जी की? चक्रपाणी जी की मजबूरी है, उनको दुकान चलानी है अपनी। दूसरी बात, दुकानदारी कैसी दुकानदारी? पूरी बात बोलिए ना सुनील जी, अधूरी बात क्यों बोल रहे हैं? समाजवादी पार्टी दमदार पार्टी है और जबरदस्त तरीके से बात बोलती है, तो खुलकर बोलिए ना। चक्रपाणी जी की मजबूरी है कि चक्रपाणी जी जो राजनीति करते हैं, उस राजनीति में अपनी दुकान को चलाने के लिए मुसलमानों को गाली देना इनकी मजबूरी है, वो कर रहे हैं। पर ये तो राजनीतिक है नहीं। मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने सुनील सिंह जी गलत बोल रहे हैं, गाली नहीं दे रहे। सवाल इस दूसरी बात, मैं बड़ा सम्मान करता हूं साक्षी महाराज अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं कि दर्जा खत्म होना चाहिए, उस बात पे बिल्कुल हम भी कायम है कि अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं होना चाहिए। अल्पसंख्यक की दर्जा लेकर के स्वामी चक्रपाणी जी, काफी इस दर्जे से आपको एलर्जी है या उस दर्जे के अंडर आने वाले लोगों से आपको एलर्जी है? नहीं, आप देखो उस अल्पसंख्यक के नाम पे जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण होता है, आपत्ति उससे है। और दूसरी बात, जिन प्रदेशों में हिंदुओं की संख्या पूजा जी कम है, आखिर उनको अल्पसंख्यक की दर्जा, उनको अल्पसंख्यक की सुविधाएं क्यों नहीं मिलती है?
हमें आपत्ति इस बात ये लड़ाई है, तो इंटरनेशनल आप लेवल पर सरकार को लड़नी है। प्रधानमंत्री सरकार को बनाइए दबाव। चक्रपाणी जी, चक्रपाणी महाराज जी बनाइए ना इसके लिए बीजेपी पर दबाव। पूजा जी, प्रदेश स्तरीय अब सुनील सिंह ये बात बोल रहे हैं, जब समाजवादी पार्टी अखिल भारत स्तर पर ये डिवाइडेशन होता है, कौन अल्पसंख्यक होगा, कौन बहुसंख्यक होगा। सुनील सिंह जी, जिला प्रदेश चक्रपाणी महाराज ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार में ये जो अल्पसंख्यक तबके में हमारे मुसलमान भाई बहन आते हैं, ये चांदी काटते हैं, और खुद हमारे साथ जो मुस्लिम स्कॉलर हाजी सनायाती चक्रपाणी महाराज जी, वो कह रहे हैं कि आपने भी सिर्फ इस्तेमाल किया, राजनीतिक मिला उनको कुछ नहीं। सच्चाई क्या है सुनील जी? हमारी जब सरकार होती है उत्तर प्रदेश में, तो सारे पूरे प्रदेश की जनता चांदी काटती है, पूरे प्रदेश की जनता का अच्छा दिन आता है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सिर्फ कुछ लोगों के अच्छे दिखाते हैं। आपने देखा होती है, कोरोना काल में किस तरह से समाज में नफरत पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। कमर अली साहब, आपकी सरकार में दरअसल सिर्फ मुश्किलें हैं, इनकी सरकार में तो सब चांदी काटते हैं। इस बात को देश भूला नहीं है। पूजा जी, इन लोग थोड़ा अपनी अपनी बात कह चुके, तो बात सुन ले जरा, थोड़ी सी सफर भी। बोलिए कमर अली साहब। 3000 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़, 50,000 करोड़ हर बजट में कांग्रेस की अल्पसंख्यक के मुसलमानों के लिए रहता था। अब वो बजट कहाँ गया? और पंचर बनाने की स्थिति में मुसलमान आ गया। उज्ज्वला गैस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, इज्जत घर योजना, सबसे ज्यादा मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को मिली है। वो कई हजार करोड़ कहाँ गया जो हर बजट में अल्पसंख्यकों के मुसलमानों के लिए रहता था? वो बजट कहाँ घूम के कांग्रेस चली गई? उस बजट का आज तक पता लगा? जिनको मिलने का फिगर ही लोगों को नहीं मालूम है, उतना बजट कांग्रेस बेईमानी कर लिया करती थी अल्पसंख्यकों के, मुसलमानों के नाम पे। ये अच्छा था? अरे हमने तो उन माँ बहनों को, अपनी वालदाओं को, अपने भाइयों को योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। आज की तारीख में अभी आप देख रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी 22 तारीख को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को खुद संबोधित करेंगे। ये प्रधानमंत्री है ना, भाई नरेंद्र मोदी जी आपके लोग हैं। ये सबका ख्याल रखने वाले प्रधानमंत्री हैं। आपके अपने लोग मुसलमानों को लेकर बयान देते हैं, जैसे साक्षी महाराज के बयान पर आपने कहा कि उनका व्यक्तिगत है। कमर अली साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल में आती है, क्यों नहीं करेंगे? ये कौन सा महिमा मंडल कर रहे हैं? ये कौन सा महिमा मंडल आप कर रहे हैं? कमर अली साहब, बार बार और कई बार बीजेपी के कई नेता मुसलमानों को लेकर ऐसी बयानबाजियां कर चुके हैं जो किसी भी मुसलमान भाई बहन को पसंद नहीं आएगी, किसी को भी रास नहीं आएगी। लेकिन मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल क्या है? पैनल पे सारे काम लोग बैठे। किस पर करना चाहती है बीजेपी? इनकी बढ़ती पॉपुलेशन पर, या इनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने पर? स्थिति को बेहतर करने के लिए, हर भारतीय को अच्छी सुविधा देने के लिए ये हमारी सरकार काम करती है। रही अल्पसंख्यक पे, मुसलमानों ने किसी को कोई शब्द किया? देखिए, शब्द अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है तो आपने देखा पिछड़ी मंत्रिमंडल में जो लोग थे आज की तारीख में नहीं है। रक्षा कमेटी से लोग हटाए गए हैं और वक्त वक्त पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद सख्त हिदायत दी है, अनुशासन कार्रवाई भी हुई है। हमारे क्या कोई भेदभाव की सरकार नहीं चलती है। हमारे क्या न चल रही है, न चली है, न चलेगी। हमारे क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। जवाब नहीं दिया कमर अली साहब। मेरा सवाल आपसे ये है कि काम किस पर करना चाहते हैं? इनकी बढ़ती पॉपुलेशन पर, या इनके विकास को बेहतर करने के लिए इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने पर? देखिए, इनके विकास के लिए होना चाहिए। एक हाथ में कुरान शरीफ, एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। इनके घर में इज्जत घर होना चाहिए, इनके घर में छत होना चाहिए, इनके बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए। बात इस पे होना चाहिए। आज अगर 500 रुपए जनधन में जा रहे हैं, जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल फिर दोहराऊं क्या मैं, या मेरे सवाल पर आप जवाब देने से बच रहे हैं कमर अली साहब? नहीं, कोई जवाब देने से मैं आपका नहीं बच रहा हूँ। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, आप इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल पर काम करना चाहते हैं या इनके विकास के लिए इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं? मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ इनके विकास पे, इनकी एजुकेशन पे बयानबाजियां करते हैं। इनके विकास पे, इनके एजुकेशन पे, इनकी छत के लिए, हाजी हसन साहब, इनके विकास के लिए
इनके हाथ में कुरान शरीफ हो, इनके हाथ में हाजी लैपटॉप हसन हो, इस पे काम कर रहा है। अली साहब, बड़ी समस्या कमर नहीं अली है। इस पे काम कर रहे हैं। हाजी नहीं हसन आए साहब, हैं, क्या इनके ये पास बढ़ती कोई जवाब population नहीं है, एक बड़ी समस्या इनके नहीं है? पास आपकी कोई population जवाब नहीं, नहीं है। देश की कमर बढ़ती अली साहब, पॉपुलेशन की बात कर रही हूं मैं। क्या देश की बढ़ती पॉपुलेशन एक बड़ी वजह नहीं देखिए है हमारे पिछड़े पॉपुलेशन होने की? बिल्कुल कंट्रोल होनी चाहिए, हर एक भारतीय इसके साथ है, लेकिन कमर अली साहब अभी तक कह रहे अभी बात होनी चाहिए। अरे केंद्र में सरकार रिपीट कर चुके, प्रदेश में चौथा साल चल रहा है, अभी बात करेंगे आप तो विकास कब करेंगे, काम कब करेंगे? आपने मजाक बना के रख दिया। आपके सामने आपके नेता उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री। पूजा जी, अगर आप कांग्रेस को वक्त देना चाहती है तो मेरा 1 मिनट मैं आपका समय लूंगा। कमर बिल्कुल साहब की दिया बात मैंने मैं आपको सुन पूरा 1 रहा मिनट, था। मनोज जी। इनका कहना है भेदभाव। अरे जहाँ भाव ही नहीं हो, भेद कहाँ से होगा? दरअसल क्या है, इनको सीख लेनी चाहिए वहाँ शहनवाज हुसैन जी से और मुख्तार अब्बास नकवी साहब से। अब ये प्रतिद्वंदिता में है, प्रतियोगिता में है, इनको अपनी प्रतियोगिता में रह करके भारतीय जनता पार्टी का नेता बनना ही अलग बात है। बार बार ये कह रहे हैं कि प्रतिशतता के आधार पर साझेदारी। कौन सी साझेदारी इस मोदी सरकार में इनको मिली है, जरा मुझे ये बता दें। आज इनकी हालत ये है कि सुन लीजिए, अपने संख्या जितनी आपकी संख्या है उस संख्या के आधार पर ये भारतीय जनता पार्टी आपको चक्रपाणी जी, क्या होना चाहिए? जो बीजेपी के कई नेता बात करते हैं, आपको क्या लगता है क्या सरकार भी वही सोचे जिनके कुछ कुछ नेता ऐसी बयानबाजियां करते हैं? चक्रपाणी जी, बड़ा सबसे बड़ी बात ये है पूजा जी, बयानबाजी सरकार क्या करे वो सरकार जाने, क्या करनी है क्या नहीं करनी है। वास्तव में अल्पसंख्यक के नाम पे और अल्पसंख्यक के दर्जे के नाम पे मुस्लिमों ने संसाधनों का नेताओं ने, तो आप कई प्रदेशों में हिंदुओं की संख्या कम है, आखिर उनको क्यों नहीं उनके विकास पे खर्च हुआ? उनको अल्पसंख्यक का दर्जा हिंदुओं को नहीं मिला जहाँ कम है। चलिए, सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, सभी का शुक्रिया। जिनको कम वक्त दे पाई उनसे माफी, बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर ये मुद्दा एक बार फिर से बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन हम फिर से आप लोगों से यही अपील करेंगे कि अपना राजनीतिक इस्तेमाल होना आप ही रोक सकते हैं, इसलिए जागरूक मतदाता बन जाइए। कोई अगर आपको किसी जाति धर्म के नाम से संबोधन अगर करता है तो सोच लीजिए कि आप उनका वोट बैंक हैं। नमस्कार।